नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, विपक्ष की तरफ से चिट्ठियां आ जाई हैं, एक नहीं बल्कि दो चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों ने आज नरेंद्र मोदी सरकार को संसद में फंसा दिया है। एक तरफ लोकसभा में विपक्षी दलों ने मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि सदन में एसआईआर पर चर्चा, यानी बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उस पर चर्चा की अनुमति दी जाए। ये चिट्ठी देखिए, इसमें तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के सिग्नेचर हैं। राहुल गांधी की तरफ से ये चिट्ठी गई है और एसआईआर पर चर्चा की अनुमति मांगी गई है ओम बिरला की तरफ से। और दूसरी तरफ एक और चिट्ठी गई है राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के नाम। हरिवंश जी को चिट्ठी लिखकर इस बात का दुख जताया गया है और नेता प्रतिपक्ष ने जताया है, यानी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी सिग्नेचर से ही ये चिट्ठी है, और जिसमें बताया जा रहा है, लिखा है उन्होंने कि सदन के वेल में सीआईएसएफ के कर्मियों को आने की अनुमति दी गई ताकि वे विपक्षी सांसदों को रोक सकें, और ये दुखद है। इस पर आपत्ति जताई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इन दोनों चिट्ठियों से जाहिर हो गया है कि विपक्ष को दबाना अब किसी भी तरह से बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं है। संसद या संसद के बाहर हर जगह बीजेपी की कमियां उजागर हो चुकी हैं। अभी जिस तरह से बिहार में एसआईआर का खेल रचा गया है, उस पर विपक्ष के सवालों का जवाब न बीजेपी के पास है और न ही चुनाव आयोग के पास है। वैसे आज चुनाव आयोग ने संशोधित वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया है बिहार में, और अब इसमें सुधार या आपत्ति के लिए मतदाताओं और राजनीतिक दलों को 1 महीने का वक्त दिया गया है। हालांकि इन सब से न उन लोगों को शांत किया जा सकेगा जिनके नाम कटे हैं, या न ही विपक्षी दलों को इससे चुप कराया जा सकेगा। बल्कि राहुल गांधी ने तो आज बाकायदा चेतावनी दी है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो चुनाव में धांधली को पुख्ता करते हैं। राहुल गांधी ने इसे ओपन एंड शट केस बताते हुए सबूतों को एटम बम बताया है। चुनाव आयोग के उन तमाम मौजूदा या रिटायर्ड अधिकारियों को राहुल गांधी ने चेतावनी दी है जिन्होंने कोई गड़बड़ी की होगी। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी संसद परिसर में आज सीधे सीधे चेतावनी देते हुए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के रिटायर्ड अधिकारियों को क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे, और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप कहीं भी हो, आप रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये साफ साफ यहां
एक तरह से धमकाते हुए राहुल गांधी, बताते हुए राहुल गांधी कि जो कुछ हुआ है उसका 100% प्रूफ है, यानी चुनावों में धांधली हुई है। राहुल गांधी यहां खुल के कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए यह सब कुछ कर रहा है, जो आप रिटायर्ड हैं या आप कुछ भी हैं, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, यह राहुल गांधी यहां कह रहे हैं। बहुत बड़ा बयान है राहुल गांधी का। बिहार में बीजेपी को हार का डर सता रहा है दोस्तों। अब यह बात और खुलकर जाहिर हो रही है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का यह बयान काफी गंभीर है और इसे लेकर अब चुनाव आयोग के सूत्रों के आधार पर खबरें चल रही हैं कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कई बार मीटिंग के लिए बुलाया। 25 जून 2025 को मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन चुनाव आयोग के यहां नहीं गए राहुल गांधी, वो नहीं आए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया 1-to-1 मीटिंग के लिए कि नहीं बुलाया, यह तो राहुल गांधी और चुनाव आयोग ही जाने। लेकिन यह चुनाव आयोग को भी सोचना होगा कि इस स्वायत्त संस्था की छवि आखिर धूमिल क्यों हो रही है। उधर बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद मतदाताओं के बीच अफरा तफरी का आलम है। आज 3 बजे यह लिस्ट जारी कर दी गई, ड्राफ्ट सूची जो है मतदाताओं की जारी कर दी गई है। इसमें बिहार की सभी 243 यानी 243 विधानसभा के 90,817 पोलिंग स्टेशन के डाटा शामिल हैं। कुल 38 जिले हैं बिहार में और इन 38 जिलों के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों को यह सूची दी गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। करीब 66 लाख वोटरों के नाम इसमें से काट दिए गए हैं और अब 7 करोड़ 24 लाख मतदाता रह गए हैं, जबकि पहले यह आंकड़ा 7 करोड़ 89 लाख का था। और ये इनमें से कई ऐसी सूची भी आ रही है जिसमें अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों में कहां कितने नाम काटे गए हैं ये सूची भी है। जैसे किशनगंज में 1,45,913 वोटर के नाम काट दिए गए, सहरसा में करीब 1,31,000 वोटर के नाम काटे गए, खगड़िया में 79,551 वोटरों के नाम काट दिए गए, सारण में 2,73,000 के नाम काट दिए गए, शेखपुरा में 26,256 के, बक्सर में 87,645, सुपौल में 1,28,207 वोटर, भागलपुर में 2,44,612 वोटर, पश्चिमी चंपारण में 1,91,376 वोटर, गोपालगंज में 3,07,361 वोटर के नाम गोपालगंज, जहां से जो पैतृक स्थान है तेजस्वी यादव का, और फिर मुजफ्फरपुर से में जो है वो 2,82,845 इतने वोटर्स के नाम अभी और भी आ रहे हैं जो काट दिए गए हैं। ये नाम जोड़े जा सकते हैं, इसमें से बहुत सारे नाम जोड़े जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, अभी उसका इंतजार है। तो ये यहाँ पर बिहार में जो चल रहा है एसआईआर के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे। बात हम चुनाव आयोग की भी करेंगे और बात जो है वो देश की सियासत की भी, और संसद के अंदर लगातार इसकी डिमांड हो रही है कि आखिर आप एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं करवाते। आज इसी मसले पे एसआईआर से इतर जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे जो बात कही है उस पर किरण रिजिजू जो सत्ता पक्ष में हैं, और आप जानते हैं कि वो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, और उन्होंने बयान दिया, वक्तव्य दिया है। उनके एक बयान को सुन लीजिए, राहुल गांधी पे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब
उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करना, मतलब डिसक्रेडिट करने के लिए चुने हुए सरकार को, संवैधानिक संस्था को डिसक्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी जी, मैं अभी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और देश का खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में भी और ऑपोजिशन पार्टी में भी कई लोग अब अंदर अंदर विरोध करने लग गया है। और कुछ लोग तो कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, देश के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, देश का छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, ये बहुत आगे जाके नुकसान होगा। वो नेता ना बने, देश के लोग राहुल गांधी को भरोसा नहीं करते, वो उनका बात है, हमारा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश को नुकसान करना ये हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? इसलिए ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सुन रहे थे आप, यहां एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है, ये बात कह रहे हैं और राहुल गांधी पर सीधा वार करते हुए राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, जवाब सरकार देने में हांफने लग रही है। ये आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री हैं और सीधा हमला बोलने की कोशिश, लेकिन राहुल गांधी के सीधे सवालों का सीधा जवाब यहां पर सत्ता पक्ष के पास नहीं है। तो बीजेपी किस तरह यहां पर फंसती और धंसती जा रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बिहार में SIR पर संग्राम है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल जो है, यानी मतदाताओं की सूची, उस पर संग्राम मचा हुआ है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी साफ साफ उनका जो दावा है कि चुनावों में धांधली के मेरे पास पक्के सबूत हैं, आखिर कैसे, उन सबूतों से आखिर क्या कुछ हो सकता है, चुनाव क्या यहां पर धांधली से बाहर निकल सकते हैं, यह सब कुछ आज जानने की कोशिश करेंगे हम। और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे बिहार पटना से जुड़े हुए हैं हेमंत कुमार जी हमारे साथ। हेमंत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। इधर दिल्ली से 3 साथी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी सीधे सीधे। लेकिन सबसे पहले शकील जी, आपके पास संसद परिसर में राहुल गांधी इतनी हिम्मत के साथ जो बात कह रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई, कितना दम आपको दिखाई देता है, ये बताइए। दूसरा सवाल इसमें ये एक और भी है इसके अलावा कि SIR पर चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है, जो चिट्ठी लिखी गई है ओम बिरला को। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, 3 सवाल आपके सामने रख रहा हूं। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि जो चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और देखिए वेल में जब राज्यसभा और लोकसभा में जहां बैठते हैं आसंदी पर सभापति या लोकसभा अध्यक्ष, उनके नीचे एक पूरा का पूरा जो सेक्रेटेरिएट होता है, जहां भाषणों को लिखा जाता है, पूरा कामकाज चलता है 10-12 लोगों का, वहां तक पहुंचना और पहुंचकर विरोध करना, ये संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र, इन सब का एक हिस्सा रहा है। इसको उसी हिसाब से माना जाता है। आसंदी पर बैठे हुए विराजमान जो सभापति होते हैं, वो इस बात को डांटते डपटते भगाते हैं, वापस जाओ। अगर ज्यादा हो जाता है तो वहां के संसद के सदस्यों को कई बार निलंबित किया जाता है। ये सब कुछ हम लोगों ने शकील जी देखा है। लेकिन इनको रोकने के लिए मार्शल तो दूर, अब CISF के जवानों को अगर बुला लिया जाए तो ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती है। जबकि पिछले 2 दिनों में 2 बार ऐसी घटना हो गई जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी, और वो भी उपसभापति को राज्यसभा में, जहां पर यह घटना घटी है। अगर CISF के जवानों को बुला लिया जाए, जिनके ऊपर संसद परिसर और संसद की सुरक्षा की व्यवस्था अभी कुछ दिनों पहले दी गई थी, कुछ महीने पहले आपने खूब लिखा था, इस पर आपत्ति पर भी किरण रिजिजू साहब ने अपना वक्तव्य, अपना बयान दिया है। चलिए वहां तक हम नहीं जाते हैं, लेकिन ये 3 गंभीर मामला है। राहुल गांधी से शुरुआत कीजिए। राहुल गांधी का ये बयान काफी गंभीर है,
लेकिन चुनाव आयोग डायरेक्ट ना आकर इनडायरेक्ट रूप से एजेंसियों के थ्रू खबर फ्लोट करवा रहा है कि राहुल गांधी को कई बार बुलाया, राहुल गांधी, और उसके अलावा राहुल गांधी के उस वक्तव्य को फैक्ट चेक में पीआईबी ने चुनाव आयोग की तरफ से मिसलीडिंग करार दिया है। मिसलीडिंग। शकील जी, जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज इतनी हिम्मत दिखाई, ये हिम्मत ही उनसे बड़ी ताकत है। और आज जो उन्हें, वो लोग इसको बहुत पहले सुनना चाह रहे थे। आज भी आपने देखा कि राहुल ने इसको में कहा, थोड़ा रुक के कहा, लेकिन ये फिर चेतावनी की जरूरत बहुत थी। इसी चेतावनी को पहले शकील जी आपको रोकना चाहूंगा। आप शकील जी आप दोबारा जुड़िए, क्योंकि आपका नेटवर्क काफी डाउन है। अगर दोबारा जुड़ेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, पूरा कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। दोबारा जुड़ जाइए। तब तक प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, पूरे दिन भर घटनाक्रम राहुल गांधी से शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी को किस रूप में आप देखते हैं? शकील जी तब तक आप प्लीज दोबारा जुड़िए, ठीक रहेगा। प्रशांत जी, कैसे इसको देखा जाए? राहुल गांधी एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, पक्के सबूत है कि चुनाव में धांधली की जा रही है, और वो भी धांधली बीजेपी को जिताने के लिए। बिल्कुल। और राहुल गांधी जब उसका खुलासा करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उनका इन्वेस्टिगेशन किस तरफ गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है, वो बात है कि चुनाव आयोग या जो भी जिसको कहें कि कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी जो है, वो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि अक्सर कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां ये करती, जब सत्ता में आती हैं वो, तो उन तमाम लोगों को भूल जाती हैं जिन्होंने तमाम साजिशें की हैं अपने कार्यकाल में। आप याद कीजिए विनोद राय जैसे लोग, तो ये भरमार है ब्यूरोक्रेसी में। और इस तरीके कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जिसको कहें, हिंदी में कहें कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी, तो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी खिलाफ जो है ये माहौल देश में बनना चाहिए। क्योंकि कुछ अफसर मिल के अगर देश की लोकतंत्र को, संस्थाओं को राजनीतिक कारणों से अगर डिरेल कर दे, हाईजैक कर ले। कल ही देखिए मालेगांव ब्लास्ट का जजमेंट आया जी, और उसमें क्या खबर है कि जो लॉयर थी, जो रोहिणी सालियान, उनसे एनआईए के लोगों ने उनको बुलाया और कहा कि आप इसमें नरम हो जाइए एक्यूज के प्रति। वो नहीं हुई तो उनको डीरोस्टर कर दिया वहां से, फिर आपने जजमेंट प्रोक्योर कर लिया। ये हो रहा है। तो ये जो एनआईए के अफसर थे, ये क्या है? ये बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे कि एक प्रोसिक्यूशन की एक लॉयर को उन्होंने बुलाकर साफ साफ कह दिया कि आपको आरोपियों के प्रति नरम होना है। यही हाल चुनाव आयोग का है, यही हाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। और इन सब की अफसरों की लिस्ट बनानी चाहिए और इनकी लिस्ट प्रकाशित भी करनी चाहिए, ताकि जनता को भी मालूम हो कि ये कौन है, इनका रोल क्या है, अभी कहाँ रहते हैं, और इनको, ताकि जब सरकारें बदले तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। लेकिन जनता को भी मालूम होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, इन्होंने क्या काम किया है। तो एक लंबी लिस्ट कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों को जारी करनी चाहिए कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी के लोगों की। केवल कहने से काम नहीं चले, क्योंकि हो क्या रहा है राजीव जी कि विपक्षी पार्टियां तो लोकतंत्र के दायरे में काम करती हैं। बहुत कुछ पानी सर के ऊपर जाता, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं, पार्लियामेंट में बहस की बात करती हैं, कुछ धरना प्रदर्शन, भारत बंद वगैरह करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो लोकतांत्रिक दायरे में नहीं काम कर रहा है, वो संवैधानिक दायरे में नहीं काम कर रहा है, वो पूरी बेशर्मी के साथ इस काम को कर रहा है। कानूनी, गैर कानूनी, संवैधानिक सबको ताक में रख के काम कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है किसी लोकतांत्रिक देश में कि एक एजेंसी जो कि मुकदमे के दौरान
पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रिपोर्ट करती है, वो उल्टा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुला के कह रही कि इस पर नरम हो जाइए आप आरोपियों के प्रति। चुनाव आयोग ऐसी 65 लाख लोगों को कैसे निकाल सकता? अभी आपने पढ़ा 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोगों को उड़ा दिया उन्होंने। तो ये अगर ये एजेंसियां, ये संवैधानिक संस्थाएं लोगों के संवैधानिक अधिकार का पालन नहीं कर पा रही हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पा रही हैं, तो इनके नाम प्रकाशित होने चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जो अभी ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट आ गई है, देखिए इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इलेक्शन कमीशन अब कह रहा है कि अब कोई नाम हटाया नहीं जाएगा। ये मिसलीडिंग है। 65 लाख लोग आप नाम हटा चुके हैं और इनमें से भी लोग बच नहीं पाएंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। और ये जो इलेक्टोरल रोल है, इस इलेक्टोरल रोल में तो हमेशा बीजेपी जीतेगी। ये बनाया ही उनके लिए गया है। अब अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां इस इलेक्टोरल रोल में इस इलेक्शन में जाती हैं तो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, आप देख लीजिएगा। ये तो चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव का नतीजा घोषित कर दिया जी। तो वहां पे बीजेपी की सरकार आ रही है। अब ये विपक्षी पार्टियों को तय करना है कि वो क्या करें। इसका संवैधानिक संस्थाएं उस ढंग से काम नहीं कर रही हैं जिस ढंग से उनको काम करना चाहिए, खासकर जब मूल अधिकारों के रक्षा की बात आती है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम जो है जनता की मूल अधिकारों की रक्षा करना है, नागरिकों। जबलपुर केस में, एडीएम जबलपुर केस में वो नहीं कर पाए थे। वो सुप्रीम कोर्ट के अध्याय में एक कलंकित चैप्टर है। वही काम अब हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 2 सुनवाई में चुनाव आयोग को सुझाव दे रहा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि हम सुझाव को नहीं मानेंगे, फिर सुझाव दे रहा है। तो विपक्षी पार्टियों को अब ये तय करना है कि वो उनके सामने रास्ते क्या हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उनके पास रास्ते क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट सुझाव दे रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम मिसलीडिंग है सब, हम यही करेंगे, हम बीजेपी को जिताएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम खुलासा करेंगे, लेकिन इसका करें क्या? ये विपक्षी पार्टियों के सामने एक बड़ा और गंभीर सवाल है और मुश्किल सवाल है कि ऐसी स्थिति में वो कैसे निकलेंगे। राहुल गांधी 5 तारीख को खुलासा करने जा रहे हैं। 5 तारीख को बेंगलुरु में ये खुलासा करेंगे राहुल गांधी। कर्नाटक की जो लिस्ट है उसको लेकर, कर्नाटक की सूची वोटर्स लिस्ट की, और वो जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसको लेकर। लेकिन उसके अलावा और क्या कुछ है राहुल गांधी शायद उस दिन बताएं, लेकिन चुनाव आयोग सख्ते में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा शकील जी, आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, आप बता रहे थे राहुल गांधी की बात, और राहुल गांधी आखिर किस दम से ये बात साफ साफ रख रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है, चुनाव आयोग का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। संवैधानिक संस्थाएं, इस चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। इसी की हम बता देते हैं पहले 2 लाइन में। इसी चुनाव आयोग के खिलाफ बीजेपी वालों ने किताब निकाली थी, पूरे देश में घूम घूम के प्रचार किया था। इसी चुनाव आयोग के खिलाफ अडवाणी जी ने मुहिम चलाई थी। इसी चुनाव आयोग के खिलाफ वाजपेयी जी ने कहा था कि स्याही रूस से आती है और वो लगाओ तो मिट जाती है। बीजेपी वाले जो खुद करते हैं वो आरोप दूसरे पे लगाते हैं, इसलिए उनका कहना जो है अब कोई असर नहीं रख रहा। दूसरी बात, आपने अभी कर्नाटक का जिक्र किया और राहुल ने भी ये बात बताई, कर्नाटक वो बोल नहीं पाए बात में, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश से शुरू किया, महाराष्ट्र आए, लोकसभा का चुनाव आए, और फिर कहा कि हमने उसको मालूम कर लिया है, इन्वेस्टिगेट किया, 6 महीने लगे। वो सारा का सारा जो केस है वो कर्नाटक से निकला है। वो कर्नाटक में हुआ क्या है? कर्नाटक में, ये लोकसभा चुनाव की बात है, कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में हुआ है ये।
कर्नाटक में 50 साल से ऊपर के और 60 साल से ऊपर के बहुत बड़ी तादाद में वोटर जोड़े गए। यही बात जो है जांच में सबसे ज्यादा खटकी। हमेशा जो नए वोटर बनते हैं, जो पहली बार वोटर बनते हैं, वो 18 से 20 साल की उम्र के होते हैं, लेकिन ये 50 प्लस और 60 प्लस के वोटर ये सारे के सारे नकली वोटर थे। और यही राहुल के पास सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट आ गए हैं। राहुल ने क्या कहा है? एटम बम है, वो वाकई एटम बम है। इतने सबूत हैं, इतने दस्तावेज हैं कि वो जब सामने लाए जाएंगे तो कोई चुनाव आयोग उसका बचाव नहीं कर पाएगा। देखिए, राहुल ने जिस हिम्मत के साथ ये बात कही है, इसको ये माना जा रहा था कि बहुत पहले कहना चाहिए था और खासतौर से राहुल को कहना चाहिए था। अभी हम जो बता रहे थे पहले, दिग्विजय सिंह ने इस बात को कहा था और बहुत सख्ती के साथ कहा था। उनके शब्द थे कि फांसी दे दी जाएगी। तो आज राहुल ने कहा कि ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह है। तो यही बात दिग्विजय ने कही थी कि देशद्रोह है और देशद्रोह की सजा फांसी। अब ये राहुल ने कहा है तो इसका बहुत बड़ा मैसेज गया है। सब जगह घबराहट फैल गई है और ये फैलना चाहिए। गलत काम करने वालों को संदेश जाना चाहिए। कांग्रेस थोड़ा देर से करती है और फिर भी उतनी मजबूती से नहीं करती। आज कांग्रेस के सारे नेताओं को, विपक्ष के सारे नेताओं को इस बात को जोर दे के कहना चाहिए। कोई गलत बात नहीं करें, जो भी गलत काम करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और ये जो अपने राज्यों में जहां सरकारें हैं उनकी, वहां कुछ हद तक करके इन्हें बताना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का इस मामले में रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2004 में जब सरकार आई थी इनकी, उसके बाद ये कुछ भी करने में असफल साबित हुए और इनके सारे मंत्री जो हैं और सारे पदाधिकारी जो हैं अपने अपने कामों में लग गए। और जाहिर है कि 2014 में ये सरकार इसीलिए इन्होंने गंवा दी। सरकार जो गंवाने की बात है, एक बात जो रिज्जू जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि 2014 में तो आपकी सरकार थी और सरकार नहीं थी, वो तो दिन काट रहे थे वो लोग। और उस 2014 की सरकार में भी दूसरे लोगों की चली और ये बुरी तरह हार गए। नहीं तो 100 सीटें कम से कम कांग्रेस की कहीं नहीं जा रही थी, जो 44 पे आके रुक गए। तो राहुल गांधी का आज का जो कहना है, इसका बहुत व्यापक असर होगा। और जो आप बात कर रहे हैं कर्नाटक की, कर्नाटक में 5 अगस्त को राहुल जाके वो विस्फोट करेंगे जिसको वो एटम बम कह रहे हैं। नेक्स्ट बात, वो भी इतनी ही गंभीर है, CISF की। आपने कहा कि हमने पहले लिखा है, बहुत लिखा, बहुत बताया। 4000 से ज्यादा CISF संसद में है। कल्पना कीजिए, 100 आदमी संसद के सुरक्षा कर्मी जिस काम को संभालते थे उसके लिए 4000। संसद में चारों तरफ CISF और दूसरी सुरक्षा फोर्सेस दिखती हैं। CRP भी वहां दिखती है, दिल्ली पुलिस भी दिखती है। संसद में कभी ये नहीं होता था। वही बात हम बार बार कहते हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि तमाम बातें हम कहना नहीं चाहते। हम क्या, कोई भी जो गंभीर पत्रकार है वो कहना नहीं चाहता, कुछ बातें ऐसी होती हैं, लेकिन ये लोग मजबूर कर देते हैं इसको। वहां पे सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है हमेशा से, स्पीकर की। स्पीकर ही वहां का राजा होता है। लेकिन अब दूसरे लोग ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और सदन के अंदर आना, ये तो सबसे गंभीर मामला है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी डेड, उसको अब ये संसदीय लोकतंत्र को डेड बनाने की कोशिश में लग गए हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई बहुत असाधारण बात होती थी तो मार्शल को बुलाया जाता था, और वो भी संसद में बहुत कम। हमें जो लास्ट याद आता है वो तब आता है जब महिला बिल के समय एक सांसद टेबल पे चढ़ गए थे और उन्होंने कांच का गिलास तोड़ दिया था और खुद को जख्मी करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम हामिद अंसारी जो थे, वो चेयरमैन थे, उन्होंने मार्शल बुलाए थे और वो उसको बड़े अच्छे से ले गए थे। एक एक आदमी को मार्शल जानते थे, पर्सनल उसके कर्मी होते थे। वो सारे संसद के सभ्यता से पेश आते थे, कर्टसी से पेश आते थे, कभी किसी को परेशानी नहीं होती थी। लेकिन CISF तो किसी को जानती नहीं है, न उसे सीनियर का मालूम है न जूनियर का मालूम है, उसको वो किसी को जानती नहीं है। तो CISF तो किसी भी तरह किसी भी नियम के तहत अंदर आ ही नहीं सकती। लेकिन ये CISF को संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी जब दी थी
तभी ये शक पैदा हो गया था। और आज अगर आप संसद के जो स्टाफ है उनसे ही पूछ लें तो वो भी इस बात से नाराज हैं, मगर कोई कह नहीं सकता। ये इतनी बुरी स्थिति पैदा हो गई है कि आज सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। हालांकि राहुल की इस हिम्मत को दिखाने से लोगों में थोड़ी हिम्मत आती है, लोग थोड़ा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खड़गे जी ने लिखा है पत्र, अच्छा लिखा, लेकिन उन्हें कुछ पुराने उदाहरण भी देना चाहिए थे, बताना चाहिए था कि इससे पहले ऐसा कभी होता नहीं है। हम बता रहे हैं कि बहुत असाधारण घटना है, मार्शल का आना और सीआईएसएफ का आना तो एकदम कभी हुआ ही नहीं, आज तक कोई फोर्स आ ही नहीं सकती उसके अंदर। और इसके अलावा जो है आज संसद में हमेशा की तरह विपक्ष ने एसआईआर पर बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया, बहुत जोश के साथ प्रदर्शन किया और संसद के दोनों सदनों में एसआईआर पे डिबेट की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हुआ। आज दूसरा हफ्ता खत्म हो गया है, 21 जुलाई से शुरू हुआ था और इन 2 हफ्तों में केवल 2 दिन जब चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर पे तभी दोनों सदन चल पाए, नहीं तो पूरे 2 हफ्ते जो है सदन बिल्कुल नहीं चल पाए हैं। दूसरी बात एक जो कह रहे थे रिज्जू जी, तो हम याद दिला दें कि ये जो संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं कि राहुल सवाल उठाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसने रद्द कर दिए थे, तब मोदी जी ने क्या कहा था? तब सीधा सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने हमला किया और ये खुद सुप्रीम कोर्ट ये क्या कहता है? ये कहता है कि हम विपक्ष नहीं हैं, हम पोस्ट ऑफिस नहीं हैं। सबसे खतरनाक बात है कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है और संवैधानिक संस्थाएं उस खत्म होने को स्वीकार कर रही हैं और उसी तरह के बयान देती हैं जो विपक्ष के खिलाफ जाए। एक बार सरकार के खिलाफ इन्होंने हिम्मत की थी कहने की, जब नई मोदी जी की सरकार बनी थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 सबसे वरिष्ठ जजों को लेकर प्रेस के सामने आए थे, लेकिन फिर वो भी मैनेज हो गए। आज कोई एक भी संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं है जो खड़ी हो सके या जो बोल सके, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? ट्रंप इतने गंदे शब्दों में बोल रहा है, हम गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे, कोई जवाब नहीं है। उनका जवाब भी राहुल ही दे रहा है। किसको जवाब देना चाहिए? 2011-12 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह को हजारों बार मौन कहा होगा, भाजपा के नेताओं ने, गोदी मीडिया ने, भक्तों ने। वो मौन नहीं थे, वो कम बोलने वाले थे। हर विद्वान आदमी, हर पढ़ा लिखा आदमी सोच समझ के नाप तोल के बोलता है, काम ज्यादा करता है जी। इन्होंने कहा कि बोलने वाला प्रधानमंत्री चुनो, तो बोलने वाला प्रधानमंत्री चुन लिया, लेकिन वो बोलने वाला प्रधानमंत्री वक्त पे नहीं बोलता है, जिस समय बोलने का है नहीं बोलता। अभी बिहार में बोलेंगे, आप सुन लेना, गोली का जवाब गोले से और सिंदूर बहता है और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। अरे उसको तो बता दो ट्रंप को, जिसने हमारी इकोनॉमी को डेड घोषित कर दिया और उसका आपको सारा परिणाम मालूम है कि किस तरह इकोनॉमी जो है इस समय घबराहट की स्थिति पूरे देश में पैदा हो गई है, पूरे देश में। लेकिन मोदी जी कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं और राहुल ने आज जो कहा है, राहुल ने आज जो हिम्मत दिखाई है, राहुल को पूरी समग्रता के साथ इस विषय में अपने साथियों से भी बात करना चाहिए और विपक्ष के नेताओं से भी बात करना चाहिए और एक जो है बहुत बड़े प्रोग्राम के साथ अब साथ आने का समय आ गया है। बिहार का जहां तक सवाल है, जो इसके काटने की बात हो रही है कि 65 लाख काट लिए, इतने काट लिए, हम आज भी फिर कहेंगे कि 65 लाख काट लिए या कुछ भी कर ले, ये माहौल बिहार में पूरी तरह बदल चुका है और वो एक इस एसआईआर की वजह से भी और इसके बजाय लार्जर जो इशू है, मोदी जी का चुप रहना, अमेरिका का इस तरह दबाव बनाना और हमारा जो पूरी इंडस्ट्री है वो तबाह होना, इन सब के विरोध में माहौल इस समय बहुत ज्यादा मोदी जी के खिलाफ है। लेकिन विपक्ष अब क्या करता है ये देखने की बात। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बिहार में क्या कुछ हो रहा है, हमारे साथी जुड़े हुए हैं हेमंत कुमार जी, उनके पास हम आएंगे, वो उनसे समझेंगे। लेकिन पहले ज़रा सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, एसआईआर को लेकर जो इधर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है लगातार इस पे, और अब तो चिट्ठी लिखित रूप से डिमांड की गई है कि इस पे चर्चा हो। हालांकि सत्ता पक्ष इसमें भी कुछ चीज़ें निकाल रहा है। उनका कहना है कि चूंकि ये स्वायत्त संस्था है, इसके बारे में कोई बात नहीं
हो सकती, इसका कोई मंत्री नहीं है। सत्ता पक्ष का कहना है कि इसको लेकर कोई मंत्री नहीं है जो जिम्मेदारी लेगा, जो जवाब देगा। ये सारी चीज़ें सारी बातें कही जा रही हैं। किरण रिजिजू ने आज ये बातें कही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कहीं कोई धांधली हो रही है या उसका अंदेशा है, हम इसकी गारंटी नहीं ले रहे हैं कि धांधली हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन उसका अंदेशा तो ज़रूर है। और वैसे में अगर इस पर बात कराई जाए, इस पर चर्चा हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? आखिर क्यों सत्ता पक्ष यहां से भागने की कोशिश कर रहा है? और दूसरी चीज, राहुल गांधी जो दावे के साथ कह रहे हैं बिल्कुल कि हमारे पास धांधली की जो वहां धांधली की गई है, चुनाव में धांधली, उसके पक्के सबूत हैं हमारे पास, इसको कैसे देखा जाए? सुनील जी। विपक्षी दल टारगेटेड बात कर रहे हैं। विपक्षी दल इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी का यह कहना है कि 40 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को पहली बार वहां पे मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किया गया। यह नहीं बताया गया कि वो कहां के रहने वाले हैं, क्यों इतना देर से उनका नाम शामिल हुआ। निर्वाचन आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने तो बाकायदे एक संख्या बताई है। निर्वाचन आयोग कह देना चाहिए कि नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 40 साल का उम्र का हुआ और पहली बार शामिल किया गया, 50 साल की उम्र का हो जो पहली बार शामिल किया गया। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? इतने निर्वाचन अधिकारी थे, इतने पीठासीन अधिकारी थे, इतने बीएलओस थे, उन्होंने चुनाव करा। ये कौन आपसे पूछ रहा है? आपसे कोई संख्या तो पूछ नहीं रहा। आप स्टैटिस्टिक्स क्यों बता रहे हैं? फिर आपका उनका क्या करना है कि कर्नाटक में चुनाव हुए इतना समय हो गया, लोकसभा का चुनाव हुए 1 साल से ज्यादा समय हो गया, कोई भी आपत्ति वहां से नहीं आई, कोई भी चुनाव को लेकर के किसी तरह के पिटीशन नहीं दाखिल हुए। तो बिहार में एसआईआर आप करा रहे हैं, तो किसने पिटीशन दाखिल किया था आपके पास? आप स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे। दूसरी चीज, कोई व्यक्ति साल भर के बाद अगर उसके पास कोई जानकारी आएगी तो क्या इस बिना पर कि इसके पहले कोई आपने आपत्ति नहीं की थी उसको खारिज कर दिया जाएगा? ये कौन सा तर्क है? कोई समय बीत जाता है क्या वो? और स्पेसिफिक सवाल है कांग्रेस का। कांग्रेस कोई गोल मटोल बात नहीं कर रही है। राहुल गांधी कोई गोल मटोल बात नहीं कर रहा है, वो स्पेसिफिक सवाल कर रहा है। स्पेसिफिक जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है। दूसरी चीज कि जो राहुल गांधी ने कहा कि या विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर पे लोकसभा संसद में बात होनी चाहिए। क्यों नहीं बात होनी चाहिए? क्या हर बहस लोकसभा में चाहे राज्यसभा में जवाब देने के लिए होता है? ऐसा तो होता नहीं। ढेर सारे ऐसे काम हैं जो जिसको लेकर के कोई जवाब देने के लिए वहां नहीं होता। लेकिन संसद बहस करती है और संसद की राय से उस संस्था को अवगत कराया जाता है। ये परंपरा रही है संसद की। सेंस ऑफ द हाउस उसको नाम दिया गया है। और एक नहीं कई मामले हैं जिसमें संसद ने बहस किया और किसी ने जवाब उसका नहीं दिया, क्योंकि जवाब सवाल के लिए सवाल था ही नहीं। यह बहस केवल इस बात के लिए हो रही कि जो एसआईआर हो रहा है वह एसआईआर कितना कानून संगत है, कितना वैध है, या वो 2024 के मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है। बात इसमें होनी है, तो बात क्यों नहीं करते हैं आप? इसमें कहां विपक्ष कह रहा है कि नहीं सरकार उसका जवाब दे? सरकार कैसे जवाब देगी? कहां विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को जवाब दे? वो कह रहा है बहस कीजिए, इस पर आप चर्चा कीजिए। चर्चा तो होनी चाहिए। अगर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल है, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों को छोड़ करके अगर बिहार में एसआईआर को लेकर लगभग सभी प्रमुख दलों में जिनका प्रतिनिधित्व है वहां के स्थानीय लोगों में, ऐसा नहीं है ना कि जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है बिहार में, वहां की जनता ने कांग्रेस के लोगों को भी चुना है, आरजेडी के लोगों को भी चुना है, सीपीआई-एमएल के लोगों को भी चुना है, उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से एसआईआर को संचालित किया जा रहा है वह असंवैधानिक है। आप गलत तथ्य यहाँ भी दे रहे हैं। आपका ये कहना है कि जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो अपडेट कर दी गई। ड्राफ्ट लिस्ट के बारे में आप बताते क्यों नहीं है कि 2024 के चुनाव में जितने मतदाता थे उससे 65 लोगों के नाम कट गए? कहीं किसी लिस्ट में निर्वाचन आयोग की किसी विज्ञप्ति में लिखा है? ये लिखा गया है कि समस्तीपुर में सर्वाधिक लगभग 3 लाख मतदाताओं का नाम काट दिए गए। कहीं लिखा है आपने आज जो आपने ड्राफ्ट लिस्ट जो जारी की है उसके साथ 2024 की मतदाता सूची आपने लगाई है,
वो लोगों को देखने के लिए उपलब्ध है कि हर व्यक्ति देख ले कि हमारे पोलिंग बूथ पर इतने लोगों के नाम थे, इनके नाम कट गए। आपने लगाया इसको? एक काम करने का पारदर्शी तरीका है। अब दोनों मतदाता सूची लोगों के सामने रख दीजिए कि साहब 2024 में मतदाता सूची थी जब लोकसभा का निर्वाचन हुआ था, अब ये SIR की प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट लिस्ट यह है, ये भी आप देख लीजिए। तो आप इस एक पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं करना चाहते? इन्हीं सवालों को लेकर SIR की बात हो रही है। और अगर आप दोनों मतदाता सूची सामने नहीं रखेंगे तो कोई भी स्थानीय व्यक्ति इस बात का अंदाजा कैसे करेगा कि किन किन मतदाताओं का नाम कट गया, किन किन मतदाताओं के नाम नहीं है, और किन किन लोगों ने अभी अभिलेख नहीं जमा किया। SIR कोई सामान्य सवाल तो नहीं है ना। SIR कोई एक सामान्य एप्लीकेशन नहीं है जिसको आपने दाखिल किया, अब उसको सुनिए चाहे मत सुनिए, उसको पढ़िए चाहे मत सुनिए, पढ़िए चाहे मत पढ़िए। SIR से बिहार के लोगों के मताधिकार बचे रहेंगे या नहीं बचे रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। ये लोग जानना चाहते हैं, ये उनका कंसर्न है। तो उस पर बात क्यों नहीं करेंगे आप? और विपक्ष कोई बात करना चाहता है तो इस बिना पर टाल दिया जाएगा, उसका जवाब कौन देगा? तो आप जवाब दे दीजिए। खुद संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर जवाब दे दें कि जो इतने सवाल पैदा हुए हैं निर्वाचन आयोग से पूछ करके इसका स्पष्टीकरण यह है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जो सवाल विपक्षी दलों ने उठाए हैं उनका यह जवाब दिया है। ये आप सुन लीजिए सभी लोग। संदेश नहीं प्राप्त होते हैं क्या? विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं से आप जानकारी नहीं लेते हैं? आप जब CAG के ऊपर बहस करते हैं तो CAG का जवाब देने के लिए कौन होता है? वो एक संवैधानिक संस्था है, उसकी रिपोर्ट दाखिल आती है संसद में, तो उस पर चर्चा होती है कि नहीं होती है? तो उसको टेबल पे रखते हैं आप जी, और कौन जवाब देता है? ये तर्क तो बेमानी है। आप पूरे अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में सदन में मौजूद है, वो अभी अपनी राय रखे वहां कि जो SIR की प्रक्रिया है, SIR को लेकर के जो विपक्षी दल सवाल पैदा कर रहे हैं वो कितना जायज है, कितना जायज नहीं है, कितना गैर जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, आपको बताना पड़ेगा ना। अब क्यों नहीं कहेंगे? तो इस बिना पर कोई जवाब देने वाली ढेर सारी चीजें होती है, जवाब देने के लिए कोई बात नहीं होती, और आपको उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। और अगर आप शामिल नहीं होते तो SIR को लेकर जो गतिविधियां चल रही हैं यह माना जाएगा कि आपका उसको समर्थन प्राप्त है। बीजेपी की सहमति से जो 65 लाख नाम काटे गए हैं उनकी सहमति है उनमें, आपके कहने पर नाम काटे गए हैं या उन नामों को कटने के नाम पर आपको कोई आपत्ति नहीं है। आपको यह कहा जाएगा कि जो अभिलेख वहां के निर्वाचन मतदाताओं से मांगे जा रहे हैं उन अभिलेखों के साथ आप सहमत हैं। ये तमाम चीजों की जिम्मेदारी बीजेपी को लेनी पड़ेगी। तो ये जो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है ये अहम सवाल है। ये कोई कांग्रेस का सवाल नहीं है, कोई महागठबंधन का सवाल नहीं है, कोई इंडिया दल समूह का सवाल नहीं है। ये इस देश के लोकतंत्र का सवाल है। और सही बात है कि अगर आप पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो जो बात विपक्ष कह रहा है उन बातों को लेकर के संसद में बात होनी चाहिए, और अन्यथा सरकार अगर इससे भाग रही है गोया कि जो लोगों के मन में संदेह हैं और पुख्ता होंगे और गंभीर होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा हेमंत जी के पास आते हैं। हेमंत जी, आप चूंकि बिहार में बैठे हुए, पटना में बैठे हुए हैं, आपसे बेहतर और कौन बताएगा SIR उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है। सुनने में आ रहा है इतने 66 लाख नाम तो काट दिए गए, लेकिन किनके नाम काटे गए ये सूची कहीं नहीं है। कई लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि उनके नाम मिल नहीं रहे हैं। और ये जब लिस्ट वो देख रहा था मैं, तो अलग अलग जिलेवार लगभग हर जिले में 25,000 से लेकर 3-3, 4-4 लाख नाम काट दिए गए हैं। ये तो बड़ा आंकड़ा है। हेमंत जी, क्या कुछ है, जरा बताइए। जी धन्यवाद राजीव जी। SIR पाने से पहले एक जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, शायद आप लोगों में से किसी की नजर उस पर गई है कि नहीं। ट्रंप साहब ने 24 मिनट पहले एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, सो हार्ड टू बिलीव दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टिल हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू माय ट्वीट्स स्टेटमेंट। नहीं, ये थोड़ा ये फर्जी है हेमंत जी, ये फर्जी है। रहने दीजिए, क्योंकि सुबह से ये ट्वीट घूम रहा है और हमारे पास भी आया था। रहने दीजिए। मुझे लगा कि अभी ये
तो ये SIR वाले पर अभी बिहार में एक जो बड़ा मूव जो हुआ है, वो विपक्ष के लोगों ने जाकर के चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी है और फिर से सवाल ये खड़े किए गए हैं कि आपने जिन लोगों के नाम काटे हैं उन लोगों के नाम काटने के आधार बताइए आप। यानी कि जो मरे हैं, क्या उनके परिजनों से कोई दस्तावेज लिया गया कि ये इनका निधन हो गया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कहा गया है, क्योंकि जब मेरे पिताजी का निधन हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, हमने उनका नाम कटवाने के लिए जब कहा तो हमसे कहा गया कि आप एक फॉर्म दिया गया, कहा गया कि इस पर लिखकर आप एक लिखित सहमति दीजिए कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। तो ये जो चुनाव आयोग का जो पूरा जो मूव है, उसके बाद जो विपक्ष ये पहले से सवाल पूछा जा रहा था और ये सबसे पहला सवाल आया था 4 दिन पहले कि आप जो 65 लाख लोगों के नाम काट रहे हैं उनकी सूची आप एक अलग से दीजिए, जिसको बूथ वाइज दीजिए कि किस बूथ पर कितने लोगों के नाम काटे गए। उसके बाद हम तय करेंगे कि ये वहाँ वेरीफाई करेंगे कि आखिरकार ये नाम किस आधार पर कटे, क्या वो लोग जिंदा हैं या सचमुच वो नहीं है, या ट्रेसलेस हैं, या फाइनली यहाँ से कहीं जा चुके हैं। तो ये सूची जब तक चुनाव आयोग नहीं देता है तब तक ये पूरा जो प्रोसेस है उसको लेकर जो सवाल विपक्ष जो खड़ा कर रहा है वो सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल स्टैंड कर रहा है। और ये चुनाव आयोग के कहने से ये नहीं हो जाएगा कि हमने बहुत ही पाक साफ ढंग से ये पूरी कार्रवाई की है। दरभंगा जिले का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि जिसका नाम आप ने अभी नहीं लिया है, शायद जो उस लिस्ट को आप जो पढ़ रहे थे, वहाँ 2,77,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। SIR होने से पहले लगभग 30 लाख से ऊपर मतदाता थे वहाँ पर। SIR होने के बाद उसमें से 2,77,000 से अधिक मतदाता घट गए उसमें जो और जो 2-3 कॉलम जो है जिसमें है कि रिकमेंडेड बाय BLO, नॉट रिकमेंडेड बाय BLO और नॉट कमेंटेड बाय BLO, यानी कि BLO ने कोई कमेंट नहीं किया है, BLO ने रिकमेंड नहीं किया है और BLO ने रिकमेंड किया है। तो जो रिकमेंडेशन है वो BLO ने किस आधार पर किया, क्या उनके पास जानकारी है, किसको आधार बनाकर किया। तो ये जो नाम काटने का जो पूरा इन्होंने जब पूरा प्रोसेस लिया है वो प्रोसेस संदिग्ध हो गया है। और विपक्ष ने जो सवाल रखा है बिंदुवार, अभी यहाँ इंडिया गठबंधन की जो उप समिति है जो चुनाव संबंधी और कानून संबंधी, उसकी टीम जाकर के यहाँ पर बिहार में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे जाकर के चीफ इलेक्शन अफसर उनसे जाकर के उन्होंने मुलाकात की है और ये कहा है कि आप इन सवालों का काइंडली हमें जवाब दीजिए ताकि हम इस बात को समझ सकें। दूसरी एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ कि एक व्यास दी हैं, बहुत ये सीनियर IAS अधिकारी रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद पटना में ही बस गए हैं, तो यूपी के वो पटना में ही रहते हैं और यहीं के वोटर भी हैं। उन्होंने अभी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि हमने सारा कुछ दिया था, BLO हमारे पास आए थे, फोटो और फॉर्म वगैरह सब और सारे दस्तावेज लगा करके, लेकिन हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अब बताइए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे गायब हो गया है। उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने BLO से संपर्क करें। ये गड़बड़ी एक ऐसे अधिकारी के साथ हुई है जो चुनाव संबंधी कार्यों से भी जुड़े रहे हैं और काफी प्रतिष्ठित और बहुत ही सिंसियर अधिकारी माने जाते हैं। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो SIR को लेकर के पूरा जो कंसर्न था विपक्ष का, वो आज मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद सामने आ गया है। एक और जो सवाल जो महत्वपूर्ण पूछा है विपक्ष ने वो यह है कि क्या ये 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के बाद 65 लाख लोग ये पाए गए हैं, उस सूची से बाहर है क्या? जो आप अभी आपने उनको ट्रेस कर लिया कि ये कहाँ से आ गई ये। तो ये ऐसे सवाल है जिन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को मुझे लगता है कि देना होगा। और इन सवालों का जवाब अगर चुनाव आयोग नहीं देता है तो विपक्ष ने जो मूव लिया है वो ये है कि अब वो बिहार में पदयात्रा पर निकलेंगे और प्रत्येक गांव और बूथों तक अपने लोगों को एक्टिवेट करेंगे और वहां पर जो इनका जो लिस्ट है ड्राफ्ट उसको सामने रख करके
एक तरह से लोगों के बीच में मुनादी करके वो पढ़ के सुनाया जाए कि ये लिस्ट है, आप बताइए कि आपके यहाँ के कौन कौन लोग इस लिस्ट में नहीं है। दूसरा उपाय विपक्ष के पास अब नहीं लग रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग यह लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब तक उनका कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है चुनाव आयोग की ओर से कि ये हम देंगे। एक और बात जो चुनाव आयोग ने जो जिस तरह से राहुल गांधी को ये किया है कि वो फैक्ट चेक करके और कहा है कि ये मिसलीड कर रहे हैं। अब बताइए कि जिस दिन सरकार ने चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में कर लिया, रिजिजू साहब जो बात कह रहे हैं कि स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था पर ये हमला कर रहे हैं, तो जिस दिन सरकार ने उसको अपने कब्जे में किया, उसके गठन में किसी तरह की भूमिका किसी दूसरे पक्ष की नहीं रह गई, न तो विपक्ष की न सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की। अब सरकार ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो किस बात की स्वतंत्रता और उसके संवैधानिक सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं कि वो स्वतंत्र और सर्वोच्च, ये उसकी सर्वोच्चता बरकरार रहे। राहुल गांधी उस पर बेवजह हमला कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर और खतरनाक है। तो ये मुझे लगता है कि ये सारे सवाल चुनाव आयोग को इसको एड्रेस करना पड़ेगा, खास करके बिहार के संदर्भ में। और बिहार में अब जो कुछ माहौल ठीक है कि बिल्कुल इनके खिलाफ है, लेकिन जो जिस तरह से एसआईआर हुआ है उसने लोगों को चिंता में डाला है। और ये वो लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि जो बिहार के बाहर प्रवासी लोग हैं, उनके नाम बड़े पैमाने पर काटे गए हैं, और वो लोग हैं जो बिल्कुल किसी न किसी वजह से वो सक्षम नहीं थे अपना ये फॉर्म भर पाने में, उनको छोड़ दिया गया है। और ये एक तरह से चुनाव आयोग के पूरे इस मूव को लेकर के संदेह पैदा कर रहा है। और चुनाव आयोग ने पहले ही दिन से, जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि बिना विपक्ष को, बिना किसी स्टेक होल्डर को बताए हुए आपने ये तय किया कि हम शुरू करेंगे इसको, और आपने ये इसको एक महीने के भीतर में लागू करवा लिया। और दूसरी ओर जो सबसे चिंताजनक बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें लगी हुई थी, उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ करे, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन तमाम चीज़ों पर उंगली तो रख रहा था, उन गड़बड़ियों को चिन्हित तो कर रहा था, लेकिन उन गड़बड़ियों को लेकर के वो ऐसा कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा था जिससे लगे कि उनका कंसर्न बिल्कुल ये वाजिब है और उस किसी निर्णायक दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। आप चिंताएं जाहिर करते रहे, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर कुछ नहीं किया। आपके सामने जो लिस्ट में सुनने के लिए जो बातें थी, उन बातों को सुना नहीं, बल्कि आपने एक और तारीख दे दी। तो तारीख पड़ गई है, अब अगस्त में तारीख है। अब जान लीजिए सितंबर के आधे सितंबर के बाद चुनाव अनाउंस हो जाएगा बिहार में, क्योंकि अक्टूबर से पूरा नहीं, अभी लिस्ट आएगी। नहीं, सितंबर में नहीं हो सकता, क्योंकि अभी फाइनल लिस्ट आना है मतदाताओं का, और वो लिस्ट आएगी 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है, उससे पहले नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, 1 अक्टूबर के बाद ये घोषणा करेंगे। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो सितंबर में जो ये पूरा प्रोसेस ले रहे हैं, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है तो उसके बाद क्या होगा? तब तो आप कहेंगे कि इलेक्शन अनाउंस हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इलेक्शन जैसे अनाउंस कर दिया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए ये हो सकता है, ये आप कह रहे हैं सही कि अभी ये पूरा का पूरा अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, अगस्त का महीना है, जिनके नाम नहीं हैं वो अपने नाम जुड़वा लें। और कई लोगों के जो दस्तावेज़ हैं, 11 दस्तावेज़ मांगे गए हैं, 11 में से कोई भी वो अगर नहीं दिया है तो वो जमा कर दें, वरना जो फाइनल लिस्ट आएगी उस लिस्ट में नाम नहीं हो सकता है। तो 66 लाख तो अभी ऐसे ही नहीं है। और उसके अलावा एक चीज और राजीव जी मैं कहना चाह रहा था कि जो चुनाव आयोग जो अभी तक जो समरी रिवीजन भी जो करता रहा है, उसमें एक प्रैक्टिस ये होती थी कि जिन लोगों के नाम काटे जाते थे वो वोटर लिस्ट के अंतिम वाले पन्ने पर वो होता था, उसमें लिखा जाता था कि ये इतने लोगों के नाम काट दिए गए, वो बताया जाता था। तो अब आप जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काट रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चाहते हैं कि वो एक सेपरेट सूची आप जारी कर दीजिए, पार्टियों को दे दीजिए कि आप देख लीजिए भाई ये लोग मृत पाए गए हैं, ये फाइनली यहाँ से शिफ्टेड पाए गए हैं, ये एब्सेंट पाए गए हैं। तो ये दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर ये आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो क्यों ना माना जाए कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, दाल में कुछ काला है। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये एक फर्जी, दूसरी तरफ आज दिन में अभी से 2-3 घंटे पहले ANI ने, जो न्यूज़ एजेंसी है, उसने चुनाव आयोग का लोकसभा नेता राहुल गांधी को आगे का जवाब के नाम से, वो जरा उसको ले आइए स्क्रीन पे, जवाब दिया है राहुल गांधी के बयान पर। अमलेंदु जी आपके पास आऊँगा, और ये जवाब जो ANI के थ्रू चुनाव आयोग दिया। चुनाव आयोग के पास भी अपनी वेबसाइट है, कम से कम उसके थ्रू दे सकता था चुनाव आयोग, लेकिन ये देखिए जवाब राहुल गांधी को चुनाव आयोग। और उनके 2 ट्विटर हैंडल हैं, स्पोक्स पर्सन का अलग है, चुनाव आयोग का अलग है, और ज्ञानेश कुमार का अलग है, लेकिन उसके बाद भी ANI के थ्रू ये जवाब दिया जा रहा है। जवाब ये है, नंबर 1, कि चुनाव आयोग उन्हें, यानी राहुल गांधी को 12 जून 2025 को एक मेल भेजता है, वह नहीं आते। चुनाव आयोग उन्हें 12 जून 2025 को एक पत्र भेजता है, लेकिन वो जवाब नहीं देते। उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा। ये बहुत अजीब है कि वो बेतुके आरोप लगा रहे हैं, और अब चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। निंदनीय। चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नज़रअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते रहने का अनुरोध करता है। ये बात यहाँ पे चुनाव आयोग ने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात यह है कि अमलेंदु जी, कि अगर राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, राहुल गांधी धमका रहे हैं, धमकाना शब्द, इसका मतलब है कि राहुल गांधी के ऊपर FIR बनती है। चुनाव आयोग FIR क्यों नहीं करता है राहुल गांधी के ऊपर? अजीत अंजुम गए थे, उनके ऊपर तो FIR आपने करवा दिया, करवाई FIR अजीत अंजुम के ऊपर, तो राहुल गांधी के ऊपर भी करवा दो। चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे, अपनी विज्ञप्ति के जरिए, अपने लेटर हेड पे ये बातें लिख के क्यों नहीं देता है जो ANI के थ्रू दे रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा है। जरा आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी बताइए कि आखिर चुनाव आयोग क्या खेल खेल रहा है, या यहां पर ANI वाले खेल खेल रहे हैं? कोई तो खेल रहा है। लेकिन दूसरी चीज एक और रखना चाहता हूं, राहुल गांधी को फैक्ट चेक ले आइए स्क्रीन पे। ये देखिए, ये फैक्ट चेक है। इसमें स्क्रीन पे आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन लास्ट के 2 बिंदु में पढ़ना चाहता हूं, ग्रीन से लिखा हुआ है। मिसलीडिंग ऊपर देख रहे हैं आप राहुल गांधी का, और उसके बाद हाँ ये 2 बिंदु है। देखिए जरा, लोकसभा चुनाव 2024 आज से 1 वर्ष से अधिक समय पूर्व संपन्न हुए थे। सही है, 4 जून 2024 को लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया था। यह चुनाव आयोग लिख रहा है दोस्तों, चुनाव आयोग लिख रहा है। राहुल गांधी को मिसलीड कर रहा, कह रहा है कि ये मिसलीड कर रहे हैं देश को। तो लिख रहा है चुनाव आयोग की लोकसभा चुनाव 2024 जो है आज से 1 वर्ष से अधिक समय पूर्व संपन्न हुए थे। चुनाव परिणामों के विरुद्ध कुल 10 इलेक्शन पिटीशन दायर की गई, लेकिन इनमें से एक भी याचिका किसी भी हारे हुए INC उम्मीदवार यानी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार द्वारा दायर नहीं की गई, जबकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अंतर्गत चुनाव परिणामों को चुनौती देने का वैधानिक अधिकार कांग्रेस के उम्मीदवारों को उपलब्ध था। अगली लास्ट पॉइंट, अब 1 साल बाद लाखों चुनाव कर्मियों पर बेबुनियाद आरोप लगाना, बार बार डराना, धमकाना और वोट चोरी जैसे शब्दों का उपयोग करना एक बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीका है। समय रहते विधिक प्रावधानों का उपयोग न करना और फिर बाद में इस प्रकार मीडिया के समक्ष बयान देना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल यही उठता है, इसको हटा दीजिए। अब सवाल यही उठता है कि आखिर अमलेंदु जी, चुनाव आयोग राहुल गांधी के ऊपर 33वां, अभी तक 32 उनके ऊपर है FIR, 33वां FIR करके उस क्रम में जुड़ना क्यों नहीं चाहता? चुनाव आयोग को राहुल गांधी के ऊपर FIR करनी चाहिए कि वो मिसलीड कर रहे हैं, डरा रहे हैं, वहां के अधिकारियों को धमका रहे हैं। धमकी देना अपने IPC में, और ये नए जो 2 कानून की किताबें आ गई हैं नई, उसका तो नाम भी मुझे अच्छे से याद नहीं है, पुराना IPC याद है, तो उसकी धाराएं भी बहुत सारी याद हैं। तो जो नई धाराएं हैं उसके तहत ही गिरफ्तार कर लें या FIR करें, कुछ तो करें, क्यों नहीं? राजीव जी, वो तो जो नए 2 कानून आए उनके नाम तो मोदी जी को, अमित शाह जी को भी याद नहीं है क्या है। सामने बुलाकर पूछ लीजिए कि कौन से 2 नए कानून आए हैं, तो ना अमित शाह जी बता पाएंगे ना मोदी जी बता पाएंगे।
तो ये तो खैर वो उनका मसला रहा है कि उन्हें क्या याद है क्या याद नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग राजीव जी जिस तरीके से ट्वीट कर रहा है और ट्वीट करने के बाद जो एजेंसी जारी कर रही है, तो राजीव जी ये एजेंसी की अब खबरें लेते हुए भी बड़ा डर सा लगने लगता है कि पता नहीं कौन सी खबर फर्जी हो, फिर ये माफी भी ना मांगे। क्योंकि अब ये जो जारी किया गया है, ये चुनाव आयोग की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है ये बातें कहने की जो एजेंसी कह रही है कि साहब हमने मेल भेजा, राहुल गांधी नहीं आया, पत्र भेजा, राहुल गांधी नहीं आए, अब चुनाव आयोग का धमकाना शुरू कर दिया है, निंदनीय है और नजरअंदाज करता है। ये सारी बातें जो कह रहे हैं, जो चुनाव आयोग के हवाले से कहा जा रहा है, तो ये चुनाव आयोग खुद क्यों नहीं कहता, ये एजेंसी क्यों कह रही है? और एजेंसी ने जब ये जारी किया है तो पत्र जारी करने में एजेंसी को दिक्कत क्या थी चुनाव आयोग का? भाई आपने इसी एजेंसी ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा तो उसको भी जारी किया है, लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने, उस पत्र को भी जारी किया है खबर देते हुए। तो ये खबर देते हुए जब ये एजेंसी वो पत्र जारी कर सकती है तो चुनाव आयोग का पत्र जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके साथ में अगर ये बात आ रही है तो ये राजीव जी सीधे सीधे कहा जाए, एक तो चुनाव आयोग ने किसी भी उन खबरों का खंडन अभी तक नहीं किया है जो चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से छपी, और वो बहुत राजीव जी आपत्तिजनक खबरें थी। चुनाव आयोग को उसका खंडन करना चाहिए था या कहना चाहिए था या ये खबरें सही हैं। चुनाव आयोग ने उस पर अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया। अब राहुल गांधी अगर खुलेआम राजीव जी कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, 100% सबूत है, तो चुनाव आयोग को चुनौती देनी चाहिए कि आप सबूत पेश कीजिए। तो चुनाव आयोग चुनौती तो दे नहीं रहा है राहुल गांधी को कि आप सबूत पेश कीजिए। इसका मतलब राजीव जी कि चुनाव आयोग जानता है कि उसने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं। दूसरा राजीव जी, आज जो राहुल गांधी ने बहुत साफ तौर पे कहा और खुले शब्दों में कहा कि जो रिटायर हो चुके हैं ऊपर से लेकर नीचे तक चाहे जो भी बैठे हो, ये साफ साफ इशारा राजीव जी मुख्य चुनाव आयुक्त जो रह चुके हैं, रिटायर हो गए, राजीव कुमार जी, उनकी तरफ था, जो हर बार जब टीवी पे आते थे बहुत भद्दी भद्दी शायरियां सुनाते थे, वो भी बताया जाता है कि उनकी खुद की लिखी नहीं होती, यानी कहाँ से टिप टाप के लाते थे। तो अब उनके ऊपर ये सीधा सीधा एक तरीके से प्रहार है कि आप कहीं भी छुपे हो, कहीं भी आप भाग जाएं या देश छोड़ के भाग जाएं, लेकिन आपने ये देशद्रोह किया है और इसकी सजा आपको मिलेगी। और निश्चित तौर पर राजीव जी ये देशद्रोह है अगर आप इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को कब्जा करा रहे हैं, सरकारें आप इस तरीके से बनवा रहे हैं, तो इस पर निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। अब जो राहुल गांधी ने राजीव जी 6 महीने लगकर काम किया वहां कर्नाटक में, और कर्नाटक में जो सब चीजें सामने निकल कर आई, अब वो राहुल गांधी जा भी रहे 5 अगस्त को, वहां दिन भर फ्रीडम पार्क जो है बेंगलुरु का, वहां वो धरना भी देंगे और उसके बाद चुनाव आयोग को जाकर वहां वो सौंपेंगे भी सारी चीजें, और उसके बाद बिहार का भी उनका कार्यक्रम है, 5 दिन शायद रहेंगे बिहार में भी। तो ये आंदोलन बड़ा हो रहा है और चुनाव आयोग को बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब आज जो राजीव जी जारी किया है चुनाव आयोग ने, अपनी लिस्ट जो मसौदा जारी किया है, एक तो इस मसौदे को जारी करते समय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों की अवहेलना की है जो उसको मौखिक रूप से उस पिछली सुनवाई पर दिए गए थे राजीव जी 28 जुलाई को, और उसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जब ये जारी करेंगे तो आपको ये बताना होगा कि आपने कौन कौन से नाम काटे हैं, उन पे आपको इंगित करना पड़ेगा। ये उस सूची में नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कितने नाम कटे हैं, किस किस कटे हैं, वो इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये चुनाव आयोग को बताना था, तो ये नहीं है, इसको लेकर सख्त आपत्ति है। दूसरा कि जब आपने कोई नाम काटे हैं, तो जैसा कि चुनाव आयोग के अधिवक्ता जो थे राकेश द्विवेदी, उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एक भी मतदाता का अगर नाम कटेगा तो उसको पहले नोटिस दिया जाएगा। आपने मतदाता सूची अद्यतन जो थी, आपने उसका ड्राफ्ट जारी कर दिया, 60-65 लाख लोगों के आपने नाम काट दिए, तो क्या चुनाव आयोग ये बताने की स्थिति में है इन 60-65 लाख लोगों को कोई नोटिस इशू किया गया और कितने लोगों को वो नोटिस मिले और कितने लोगों को वो नोटिस नहीं मिले? अगर वो नोटिस नहीं मिले हैं, जैसा चुनाव आयोग का कहना है कि साहब वो मर चुके हैं, तो उनके घर वाले होंगे जिन्होंने उनको रिसीव किया होगा। चलिए घर वालों ने भी रिसीव नहीं किया तो वो वापस आए होंगे नोटिस, तो चुनाव आयोग उन नोटिस को क्या दिखा सकता है कि वो डाक के जरिए या किसके जरिए वो नोटिस आए, दिए गए, वो वापस आए? तो यानी एक बड़ा घपला यहाँ चुनाव आयोग ने किया है। ये चीजें भी राजीव जी सामने साफ तौर पर आ रही हैं। अब जो कहा था राजीव जी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 15 ऐसे कोई भी नाम लेकर आ जाइए कि जो जीवित हो, उनके नाम काट दिए गए हो, तो अब ये राजीव जी जब सूची आई है 12 और 13 अगस्त को 2 दिन इस पर बहस होनी है, और उसके बाद आखिरी बहस जो है वो सितंबर के महीने में होगी, तो ये 12 और 13 अगस्त को ये मामला राजीव जी बिल्कुल आ सकता है, और ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, खासतौर से इंडिया गठबंधन के लोगों की, कि ऐसे लोगों को जिनके नाम कट गए हैं और जो भी आशंकाएं हैं, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहाँ 3-3 लाख लोगों के नाम कटे हैं, वो निकाले जाए कि किन किन लोगों के नाम कटे हैं जो पिछली सूची में थे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही थी कि 2025 की जनवरी की जो मतदाता सूची थी वही आधार बिंदु होगा। तो क्या जो आज मसौदा सूची जारी की गई है
उसमें चुनाव आयोग ने उसको जो जनवरी 2025 की अद्यतन मतदाता सूची थी उसको आधार बिंदु माना है कि नहीं माना है, और अगर माना है तो उसमें से कितने नाम कटे हैं और कितने जुड़े हैं, इसकी कोई सूचना चुनाव आयोग ने दी है कि नहीं दी है। ये राजीव जी एक बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है 12 तारीख को जब बहस होगी तो जो याचिकाकर्ता हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल रखने चाहिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लगातार अवहेलना कर रहा है और उसको कर रहा है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बिंदु राजीव जी है, राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन लगातार मांग कर रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की और हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की मतदाता सूची डिजिटल फॉर्मेट में दी जाए। चुनाव आयोग वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं दे रहा है, मतदाता सूची मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। अब जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में भी राजीव जी उस मतदाता सूची दी जा रही है, यहाँ जो ड्राफ्ट जो दिया गया है। तो आखिर जो ड्राफ्ट आप अब दे सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, तो वो आप लोकसभा चुनाव का और महाराष्ट्र चुनाव का और हरियाणा चुनाव का आप डिजिटल फॉर्मेट में मशीन रीडेबल फॉर्मेट में क्यों नहीं दे रहे हैं, इसको भी चुनाव को स्पष्ट करना चाहिए। इसका मतलब जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 करोड़ फर्जी वोट महाराष्ट्र चुनाव में जोड़े गए, ये आरोप राहुल गांधी का सही है और चुनाव आयोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहा है कि ये आरोप सही सिद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए अब उसने रास्ता दूसरा निकाला कि ठीक है, आप हमको 1 करोड़ फर्जी वोट शामिल नहीं करने देंगे तो हम आपके असली 1 करोड़ वोट हम काट देंगे, बात बराबर वहीं आ जाएगी। तो ये इंतजाम चुनाव आयोग ने किया और राहुल गांधी का जो साफ आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए किया जा रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा राजीव जी, इसको लेकर खास तौर से जो इंडिया गठबंधन एनडीए है उसमें भी एक आपको देखने को मिलेगा कि वो जो कह सकते हैं कि फूट जो है वो देखने को मिल रही है। कल चुनाव आयोग ने जनता दल यू के डेलीगेशन को बुलाया और जनता दल के यू के डेलीगेशन में उनके महासचिव अखलाक खां वो और जो उनके पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल हेगड़े वो शामिल थे। इससे पहले चुनाव आयोग ने तमाम इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि वो केवल राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलेगा। अब सवाल ये कि ना तो अखलाक खां राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यू के, ना अनिल हेगड़े जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर चुनाव आयोग ने उनसे मुलाकात क्यों की? अब मुलाकात कर भी ली तो जो बताया गया उसके बाद जो अखलाक खान ने जो दिया है अपना एक पत्र राजनीति चुनाव आयोग को जनता दल की तरफ से, उसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से गड़बड़ियां मतदाता सूची में हो रही हैं और कहां से नाम काटे जा रहे हैं और एक परिवार के लोगों को अलग अलग मतदान केंद्रों पर क्यों भेजा जा रहा है। जो प्रशांत जी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ये किया जाता है कि अलग अलग मतदान केंद्रों पर एक ही परिवार को कर दो ताकि लोग वोट डालने ही नहीं जा पाए। तो क्या ऐसे मतदाता है जिनको अलग अलग उस पर किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता नहीं समझे जाते हैं? तो ये अच्छा, फिर आज आपको मसौदा सूची जारी करनी है तो कल ही आप जनता दल यू को क्यों बुला रहे हैं, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की मंशा जो है उस पर निश्चित तौर पर संदेह है और ये संदेह उसकी कार्यस्थानियों से और पुख्ता होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं और दो बातें जो और आप तीनों से इस विषय में और चर्चा ज़रूरी है, जल्दी जल्दी करते हैं कि एक तो जो विज्ञप्ति एएनआई की के ट्वीट को आपने देख लिया, मिसलीडिंग कह के पीआईबी ने चुनाव आयोग के उसको जो जारी किया है वो देख लिया। तीसरा सवाल हमारा यहाँ पे है कि अगर राहुल गांधी धमका रहे हैं तो एफआईआर क्यों नहीं? मैं आपको धमकाऊंगा, आप जाके सीधे थाने में जाएंगे और कहेंगे राजीव मुझे धमका रहा है, पुलिस वाले मेरे खिलाफ एफआईआर तुरंत वो कर लेंगे, दर्ज कर लेंगे। तो राहुल गांधी तो खुले तौर पे मीडिया के सामने अगर कह रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि धमका रहे हैं। तो दूसरी बात, राहुल गांधी 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं बेंगलुरु में और बताने वाले हैं कि क्या धांधली हुई है। चुनाव आयोग क्यों नहीं इसको रुकवाना चाहता है? जी देखिए, पहली बात जो राहुल गांधी ने बात कही है उसको थोड़ा सा और आगे उनको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना ये चाहिए कि जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस, जिसको इम्प्लीमेंट करने काम पुलिस का है और उसमें चैप्टर 9 चुनाव संबंधी धांधलियों का है, 5-7 धाराएं हैं अलग अलग तरीके से। पूर्व चुनाव आयुक्त का उसको कोई लीगल प्रोटेक्शन, संवैधानिक प्रोटेक्शन नहीं होता है जैसा गवर्नर या राष्ट्रपति का होता है। तो
एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या कर्नाटक में अगर ये इतनी बड़ी धांधली हुई है, उस वक्त राजीव कुमार थे, तो वहां पे राजीव कुमार के तहत कोई कानूनी कार्रवाई कर्नाटक की पुलिस क्या कर सकती है बीएनएस के तहत। ये इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, इसकी लीगल पॉसिबिलिटीज को। लेकिन जब तक आप ये सब नहीं करेंगे तो ये इनका रवैया नहीं ठीक होगा। अब चुनाव आयोग की जहां तक बात है, चैप्टर 9 बीएनएस है जो चुनाव धांधली संबंधी चीजों के बारे में है, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम पुलिस का है। क्योंकि कर्नाटक में धांधली हुई है और कर्नाटक में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो साथ साथ फिर ये भी काम करें। क्योंकि बीजेपी जब ये काम करती है तो वो बहुत बेशर्मी के साथ करती है, संविधान, मर्यादा, लोकतांत्रिक सब किनारे करके करती है। अब चुनाव आयोग जिस तरीके से उसका जो व्यवहार है वो एक संवैधानिक संस्था का नहीं है, सरकारी डिपार्टमेंट का नहीं है। अब वो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहा है राहुल गांधी से। अब वो बिना पॉलिटिकल पार्टी हुए पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहा है। अब वो संवैधानिक व्यवस्था की आड़ में छुप के कर रहे हैं। इसका एडवांटेज उनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो चुनाव आयोग कर रहा है, ये कोई सरकारी कामकाज का हिस्सा नहीं है। इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों से उलझना। पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम कर रही हैं, आप अपना काम करें। अब दूसरी बात कि चुनाव आयोग जब ऑलरेडी बिहार में एक इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो चुका था इसी साल, जिसमें थोड़े बहुत रद्दोबदल होने थे, रिवीजन होना था विधानसभा चुनाव के पहले, उसको पूरे को निरस्त करके अगर किया है तो ये एक बड़ी योजना है। और ये बड़ी योजना सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मकसद के लिए की गई है। और इसको आप चुनाव आयोग की नीयत और उसकी व्यवस्था देखिए ज्ञानेश कुमार की, कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सुझाव को मानने को तैयार नहीं है 2 बार, और लिखित एफिडेविट देकर कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे। ये इतनी सीनाजोरी कभी आपने सुना ऐसा कि एक संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट को कहे कि हम आपके सुझाव को नहीं मान रहे हैं, और एफिडेविट देके कहे खुले, इसको कहे कि एलानिया। तो ये अगर ये सीमाएं पार कर रहा है एक कोई दफ्तर, इसका मतलब है कि उसका जो इंटेंट है वो पायस नहीं है। वो उसका जो इंटेंट है वो कुछ और है, और वो कुछ और बहुत साफ है। पिछले चुनाव में 12,000 12,500 में दोनों गठबंधनों के बीच में फासला था। अब आपने इतने नाम काट दिए, 2-2 लाख 3-3 लाख, किनके नाम काटे होंगे हम सब जानते हैं। तो ये चुनाव आयोग इस तरीके से कर रहा। अब एएनआई के थ्रू, एक एजेंसी के थ्रू अगर आप कर रहे हैं, उसके बारे में देखिए बहुत साफ तौर पे तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि ये वही सूत्र मूत्र का खेल है। ये खराब शब्द है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मीडिया को और सरकारी तंत्र को बिल्कुल सही 2 शब्दों में परिभाषित कर दिया था। और क्योंकि बहुत असामान्य समय है, ये सामान्य सरकार नहीं है, सामान्य व्यवस्थाएं नहीं चल रही हैं संवैधानिक उसके मुताबिक। आप सोचिए ना, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राज्यसभा के अंदर वेल में सीआईएसएफ चली गई। कल को दिल्ली पुलिस वो लाठीचार्ज भी कर सकती है सांसदों पर। और ये तब हो रहा है जब वहां पे जो इस वक्त चेयर पे हैं हरिवंश नारायण सिंह, वो संपादक रह चुके हैं जी। उनको तो मालूम है ये परंपरा है। जगदीप धनखड़ तो मान लिए कि एक असफल राजनीतिक थे और उनकी कुछ लालच और कुछ मजबूरियां थी, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह तो संपादक रह चुके अखबार के। बिल्कुल, उनसे अच्छा कौन जानेगा लोकतांत्रिक परंपराओं को। और हमसे आपसे उम्र में बड़े हैं, तो ज्यादा समय उन्होंने पार्लियामेंट में बिताया होगा,
प्रेस गैलरी में। तो अगर वो उनके समय में ये हो रहा है तो आप सोचिए कि स्थितियां कहाँ चली गई हैं, कि किसी के हाथ में कुछ है नहीं। और एक आखिरी बात जो किरण रिजिजू साहब बोल रहे थे, हालांकि वो अपने राजनीतिक कद और अपने दफ्तर से बड़ी सारी सीमाएं लांघ करके बोल रहे थे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, 20 साल से वो एमपी हैं, और किरण रिजिजू जो है वो एक मंत्री हैं और बड़बोले मंत्री हैं। कभी कभी जजों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, कभी किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, और इस तरीके के लोग राजीव जी हर सरकार में रहे हैं, जिनको गंभीरता से नहीं लिया जाता। जब वीपी सिंह ने पार्टी छोड़ी तो यही काम गुलाम नबी आजाद करते थे वीपी सिंह के खिलाफ। ऐसे ही कल्पनाथ राय भी कभी कभी बोला करते थे, कभी के तिवारी थे बिहार से। तो इस तरीके के हर रिजीम के पास इस तरीके के लोग होते हैं जो जिनका इस्तेमाल किया जाता है। किरण रिजिजू भी उन्हीं में से हैं, और ऐसे लोग राजनीति के हमेशा हाशिए में रहते हैं जी, और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसका बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हैं आप, वीपी सही सिंह कह रहे हैं। को कहाँ फर्क पड़ा? गुलाम नबी आजाद कहाँ है, वीपी सिंह कहाँ? जी, अब याद जी, कीजिए, शकील जी को याद हो किस तरीके के बेतुके बयान गुलाम नबी आजाद देते थे, और वही काम किरण रिजिजू कर रहे हैं। तो ये हर सत्ता का हर रिजीम जो है ऐसे 2-4 लोगों को रखता है बयानबाजी के लिए। जी बिल्कुल। शकील जी क्या कहेंगे आप, और क्यों आखिर राहुल गांधी इतना अपमान कर रहे हैं चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है उनके खिलाफ? क्या कारण हो सकता है? राहुल तो सच बोल रहे हैं, अपमान करने वाले शख्स तो वो है नहीं है, कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं। जो भी बात है बस संयम से कहते हैं वो, और उसी तरह उन्होंने आज ये बात कही है। उन्होंने सब कानूनी दायरे में रह के की है। उन्होंने जो चुनाव आयोग कह रहा है और जो आपने आज पीआईबी का फैक्ट चेक दिखाया, वो कर रहे हैं असंवैधानिक बात, विरोधी पार्टी की तरह बोल रहे हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम है चुनाव के लिए सहायता करना। वो चुनाव में व्यवधान पैदा कर रहा है, पुलिस थाना बना हुआ है। वो चुनाव आयोग पुलिस थाना नहीं है, वोटरों को जोड़ने का काम करता है, वोटरों को भगाने का काम नहीं करता। जी, जैसे एक समय आंदोलन चला था कि घर घर जाओ और जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उन्हें प्रेम पूर्वक स्कूल तक लाओ। मिड डे मील तभी चलाया गया था कांग्रेस के राज में, यही कह के चलाया गया था कि आइए गरीबों के बच्चे हैं, आपको खाना खिलाएंगे। शिक्षा का अभियान, चुनाव आयोग का भी इसी तरह काम था कि एक एक घर में जाते थे, पूछते थे 18 साल से ऊपर तो कोई नहीं है, पहले 21 साल का हुआ करता था, तब पूछते थे 21 साल से ऊपर तो कोई नहीं है, क्यों नहीं जुड़वाया अभी तक इसका नाम, बताइए नाम लिखते थे। आज वो नाम काटने का काम कर रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हम सोतेली मदर बन रहे हैं, अपने ही बच्चों को दूर भगा रहे हैं हम। बहुत ही गंभीर बात है। कल कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ा सम्मेलन कर रही है विज्ञान भवन में, संवैधानिक चुनौतियों के ऊपर। कांग्रेस का जो लॉ डिपार्टमेंट है वही कर रहा है इसको। उसमें राहुल गांधी भी होंगे, खड़गे जी भी होंगे, वो बताएंगे इसके ऊपर। कल सुबह 9 बजे से ही है वो बोलेंगे इसके ऊपर कि जो आज चुनाव आयोग ने तार्किक जवाब दिए हैं, देने की कोशिश की है। दूसरी बात जो है, हरिवंश जी या किसी के संपादक हो जाने से यह नहीं होता कि वो जानता है। जिसे गोदी मीडिया हम कह रहे हैं, सब संपादक ही गोदी मीडिया है सारे के सारे। ये वही लोग कर रहे हैं सारे के सारे। ये सारे के सारे प्रोफेशनल पत्रकार हुआ करते थे, कभी वही गोदी मीडिया में तब्दील हो गए, कोई नए नहीं है। सारे के सारे जो नए लड़के और लड़कियां आए हैं वो थोड़े फिर भी ठीक हैं, ये सब वही पुराने लोग हैं।
और हरिवंश जो है उन्होंने कभी पार्लियामेंट कवर नहीं की है, वो कभी दिल्ली नहीं रहे, पहले धर्मयुग में बॉम्बे थे, उसके बाद रांची रहे हैं वो। हरिवंश के बारे में हम यहाँ बोलना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगेगा बोलना। जैसे धनखड़ जी के बारे में भी हमने नहीं बोला था पहले कभी, बाद में ही बोला, और उसके लिए भी श्रेय आपको ही जाता है। प्रोवोक किया था बाकायदा आपने। अब हरिवंश जी के लिए प्रोवोक न करिए हमको बोलने के लिए जी। हाँ, इन सबको हम बहुत बहुत नजदीक से जानते हैं, और इनसे कि वो ये थे और वो ये थे, उससे कुछ नहीं होता है। कौन क्या था, इतने बड़े बड़े संपादक, इतने बड़े बड़े अखबार मालिक और टीवी चैनलों के मालिक, सबके रूप देखे हैं। अरुणपुरी जो है राजीव गांधी के साथ पड़े हुए थे, हमने वो भी देखा है, बता देंगे, अभी तो बड़ा तहलका मच जाएगा। देश का सबसे बड़े समूह के बारे में जिन्होंने हमसे कहा था खुद से कि कांग्रेस के राज में ना कभी नहीं हुआ जी, तो इनके राज में, वो पुरानी बात है, तो इसलिए उन्होंने वाजपेयी के राज का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा देखिए ये होता है। हमने कहा पैसे मांगे जाते हैं, कहने लगे जी। बहुत अंदर से यही हम कह रहे थे, इससे पहले वाले आपने यही कहा था कि नहीं बोलना चाहते हम। कई चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में बोलना, क्योंकि हमें या आपको भी या जो है जिनको मालूम है फर्स्ट हैंड, सुनी सुनाई बातें अलग होती हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अलग होती है। राजीव नहीं बोलेंगे, राजीव जी आप भी नहीं बोलते, आपको भी है, हमें मालूम है कि आप भी कहाँ फर्स्ट हैंड जानकारी रखते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये अच्छी बातें नहीं है। इस समय मोदी सरकार या खुद मोदी जी अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं, और ये सब के सब उन्हें इस वक्त बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का मौन उन्हें ले डूबेगा पूरे देश में। अभी जैसे बता रहे थे, अभी आपने देखा कि हेमंत जी बता रहे थे, फर्जी ट्वीट चल गए हैं उसके नाम से, ट्रंप के नाम से। ट्रंप के नाम से पहले किसी की हिम्मत नहीं थी, अब ट्रंप के नाम से फर्जी ट्वीट चल रहे हैं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि ट्रंप जो है वो रात दिन बोल रहा है, उसे किसी की परवाह नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। और इसलिए नहीं है कि जो उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता तो वो काहे को फिक्र करेगा उसको। उसे देख लिया कि मोदी जी नहीं बोलेंगे, चाहे मैं कुछ भी बोल दूं। राहुल इसीलिए तो बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने बोला तो वो और ज्यादा बोलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब बिहार का चुनाव पलट गया है। अब ये चुनाव आयोग जो धमकियां दे रहा है, ये गीदड़ भभकियां हैं। सब अंदर से डरे हुए हैं। वो कह रहा है हमारे कर्मचारी पहले की तरह काम करते रहें। हमने पहले भी कहा था कि जितनी भी धांधली करने वाले हैं, ईवीएम में गड़बड़ी करने वाले हैं, गिनती में गड़बड़ी करने वाले हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले हैं तो आखिर इंसानी, और हर इंसान परिणाम से डरता है। अभी तक ये लोग नहीं कर रहे थे। 2000 हमने बताया था, इस टाइम तो हमें सन भी ठीक से याद नहीं आएगा, कोशिश करते हैं मगर पता नहीं याद आएगा कि नहीं आएगा। ये बता सकते हैं कहाँ हुआ था। ये इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियम में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। उसमें राहुल गांधी अध्यक्ष थे उस टाइम, हमें अच्छी तरह राहुल गांधी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उस वक्त ये प्रस्ताव पास किया गया था, राजनीतिक प्रस्ताव था ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का। नहीं करा इन लोगों ने, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का प्रस्ताव पास था उस टाइम, नहीं करा इन लोगों ने। तो ये जो है, लेकिन अब जो है क्योंकि मोदी की बाजी पलट गई है, तो अब विपक्ष कुछ करे या न करे, जनता अपने आप करने पर आ गई है। जनता अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि सारी चीजें साफ हो गई हैं। 11 साल बहुत होते हैं, 11 साल सारे के सारे झूठ के और इसके कारोबार चलते रहे। लेकिन आज जो हालत हो रही है, उसके बाद में आप देखेंगे कि बिहार के चुनाव में भी राहुल जा रहे हैं बिहार, और एक लंबी यात्रा कर रहे हैं वो तेजस्वी के साथ में, वहां पे वो वहीं रहेंगे। इसका बहुत असर पड़ने वाला है जी। और कल का जो संविधान के ऊपर जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, आप देखेंगे उसमें कई नई बातें निकल के सामने आएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे, और आपसे भी सवाल यही कि चुनाव आयोग के ऊपर लगातार हमला, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपने अंदाज से, अपने हिसाब से काम कर रहा है। SIR की पहली जो ड्राफ्ट सूची है वो आ गई है, और उसमें 66 लाख के लगभग नाम काट दिए गए हैं। और इन सब के बाद भी चुनाव आयोग कह रहा है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से होते हुए चुनाव आयोग तक आपकी बात क्लोजिंग के रूप में।
निर्वाचन आयोग जो काम कर रहा है, निर्वाचन आयोग चूंकि पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह एक एजेंडा चला रहा है। वह विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए वह अपने आप को विश्वसनीय बना रहा है। अगर 65 लाख, अब जिन लोगों का नाम आप काटते हैं, सामान्य सा नियम है और आपने सर्वोच्च न्यायालय में देखा कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा उनको नोटिस दी जाएगी। क्या नोटिस दे दी गई? जिन 65 लाख लोगों के नाम आपने काटे हैं, आपने उनको बताया है कि इसमें किस श्रेणी के लोग हैं, ये कौन सा व्यक्ति श्रेणी में है, वह मृतक की श्रेणी में आता है या परमानेंटली माइग्रेट कर गया उस श्रेणी में आता है, या कई जगहों पर निर्वाचन मतदाता सूची में इसका नाम है, किसके तहत उस व्यक्ति का नाम आपने हटाया? कोई सूची आपने जारी की? जिन लोगों का नाम आपने हटाया, अगर ये 2025 में थे तो अब इस आपके ड्राफ्ट लिस्ट में इनका नाम क्यों हटाया गया है? कौन से कारण है? ये कोई सूची आपने अलग से उपलब्ध कराई है? नहीं उपलब्ध कराई जी। तो जो काम करने का आपका तरीका है, अगर वो पारदर्शी नहीं है तो विश्वसनीय कैसे हो सकता है? और अगर विश्वसनीय है तो फिर वो संवैधानिक कैसे हो सकता है? अगर वो कानून सम्मत कैसे हो सकता है? तो निर्वाचन आयोग का निर्वाचन आयोग के जो जवाब है, निर्वाचन आयोग का जो आपने एनआई के माध्यम से अपने जवाब आपने पढ़ा, ये कह रहा है कि इसने राहुल गांधी को 2 पत्र लिखे, 2 मेल किए हैं, और तीसरी लाइन में लिखता है कि राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग को कोई पत्र नहीं लिखा। तो जब राहुल गांधी ने कोई पत्र आपको नहीं लिखा तो आपने मेल क्यों किया? किस बात के लिए मेल किया था आपने? किस आधार पर आपने मेल किया? अगर वो पत्र होता तब ना आप मेल करेंगे, किसी का जवाब देंगे। किस बात का आपने जवाब दिया है उन पत्रों में? ये भी आपको बताना चाहिए कि उस मेल में आपने इन चीजों का हमने उल्लेख किया है। आप निर्वाचन आयोग ने लोकसभा में या संसद के परिसर में राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए निर्वाचन आयोग के खिलाफ आरोपों का किस आरोप का जवाब दिया? किस आरोप को लेकर के वो सामने आया है? कभी नहीं आया वो। और कोई निर्वाचन आयोग अमूर्त चीज नहीं है ना, वो तो एक भौतिक चीज है। उसका एक कार्यालय है, उसका एक प्रवक्ता है, उसके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। वह इन खंडनों को उनके नाम से क्यों नहीं जारी करता? वो प्रायोजित क्यों कर रहा? सवाल इस बात का है। कर्नाटक का जो आपने उनका खंडन दिखाया, पीआईबी का फैक्ट चेक, कर्नाटक को लेकर के राहुल गांधी के स्पेसिफिक आरोप है कि 40 साल की उम्र को से अधिक की उम्र को लोगों को पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया गया। आप इसका जवाब दीजिए। कौन आपसे पूछ रहा है कि आपने कितने हजार और कितने सैकड़ा और कितने दहाई में निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को आपने तैनात किया था? तो कोई पूछ नहीं रहा है कि बिना कर्मचारियों को लगाया आपने चुनाव करा दिया। ये कोई आरोप भी नहीं है उनका। उनका आरोप यह है कि इतने ऐसे लोग हैं जो 40 साल की उम्र में भी पहली बार मतदाता सूची में शामिल किए गए और इनकी संख्या बहुत ज्यादा। वह कई क्षेत्रों का नाम भी लेते हैं। आप स्पेसिफिक रूप से उसका जवाब दे दीजिए। आप किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। और राहुल गांधी, जहां तक सवाल इस बात का है कि निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है कि आप न्यायालय में क्यों नहीं गए? अरे ये कोई जवाब होता है क्या? फिर आप किस बात के लिए बैठे हैं? अगर हर काम के लिए, हर समस्या के निदान के लिए, हर अपनी समस्या के लिए, हर अपनी प्रॉब्लम के लिए लोगों को न्यायालय ही जाना है, तो फिर आप किस बात के लिए बैठे हैं? आपसे उम्मीद तो की जाती है कि जो निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया का पालन करेंगे। मतदाता सूची में शामिल होने के लिए मतदाताओं को जिन आवश्यक अभिलेखों को देना है, जो नियमानुसार आवश्यक है, उनका पालन करेंगे। अपने अनुसार कोई नया नियम नहीं बना देंगे। आप ऐसे कोई अभिलेख नहीं मांगने लगेंगे कि जो लोगों के पास ही नहीं है, सरकार देती ही नहीं। और उसके बाद आप कहें कि आप न्यायालय क्यों नहीं गए? न्यायालय में लोग गए और न्यायालय ने आपको सलाह दिया कि आप इन 3 अभिलेखों को शामिल कीजिए। आप मान लिए क्या? अगर आप ये कहते हैं कि आप न्यायालय नहीं गए, कर्नाटक के चुनाव में साल भर बीत गया और आप न्यायालय नहीं गए, तो एसआईआर को लेकर लोग न्यायालय तो गए। न्यायालय ने बाकायदा निर्वाचन आयोग को सलाह भी दी और कहा कि जस्टिस के हित में है, न्याय के हित में है कि आप इन 3 अभिलेखों को शामिल कीजिए। आपने माना? तो न्यायालय में जाने का भी कौन सा फायदा है? आप मान लेंगे न्यायालय में न जाने का आधार कैसे ले सकते हैं आप? तीसरी चीज, आपने कहा कि राहुल गांधी की जो शिकायतें हैं वो आम आदमी की शिकायत है। वो राहुल गांधी की निजी शिकायत नहीं है, वो महागठबंधन की निजी शिकायत नहीं है। आप बिहार का हर नागरिक परेशान है। उन परेशानियों को निर्वाचन आयोग को जवाब देना चाहिए कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ये निर्णय लिए गए हैं, इन निर्णयों का ये आधार है। आप कोई बात नहीं कर रहे हैं।
और अगर 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 राहुल गांधी कोई आरोप लगाते हैं एसआईआर को, तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये मिसलीडिंग है। कौन सी बात मिसलीडिंग है? आपको बताना चाहिए कि जो आरोप राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनाव को लेकर के आरोप लगाए, कहिए कि ये मिसलीडिंग है और इस आधार में मिसलीडिंग है। कोई बात आप नहीं करेंगे, कुछ भी आप बोल देंगे, कैसे आपकी बात को मान लिया जाए? तो जो एसआईआर को लेकर के जो मुद्दे खड़े किए गए, निश्चित रूप से यह न तो निर्वाचन आयोग के पक्ष में है और न सरकार के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी को भी इस मुद्दे को लेकर के अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। क्या वो एसआईआर को लेकर के उसका रवैया क्या है, जो अभी तक उन्होंने किया नहीं है। दूसरी, जो इंडिया दल समूह ने निर्णय लिया है 10 अगस्त से बिहार में पद यात्रा करने का, जिसमें राहुल गांधी संभवतः 6-7 जिलों में जाएंगे। पद यात्रा उनके साथ शुरू होगी और 10 उनको जाना है। यह एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है और जो लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं वो उभर कर के और सामने आएंगे और लोगों के मन में जो आक्रोश है वह फिर निर्वाचन आयोग के लिए बड़ा संकट होगा। निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वह किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ लोगों के मन में अविश्वास और आक्रोश की स्थिति न पैदा होने दें। वह लोगों के मन में पैदा हो रही जिज्ञासाओं को शांत करना उसकी जिम्मेदारी है। और राहुल गांधी या कोई भी राजनीतिक नेता जो सवाल उठा रहा है, उन सवालों का उसको जवाब देना पड़ेगा। इस बिना पर आप उन सवालों से आंख नहीं बंद कर सकते। क्या आप उस समय आपने आपत्ति क्यों नहीं की, अदालत में आपने क्यों नहीं गए, मुकदमा आपने क्यों नहीं दर्ज कराया, ये सवाल नहीं बनता। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और बहुत सारे सवाल अभी उसका जवाब आना बाकी है। इस कार्यक्रम को समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद एक शानदार पॉडकास्ट देखिए और बहुत ही गंभीर मुद्दे पर उसमें चर्चा की गई है, तो देखिएगा ज़रूर। और बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे हेमंत कुमार जी सीधे पटना से। तो इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप देखिए पॉडकास्ट जिसमें एक गंभीर चर्चा कैसे नरेंद्र मोदी ने